सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर सेंसे। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो बात रहा कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी जो है वो हमें जरूरत थी क्यों पड़ी। ठीक है, तो ये जो है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं STL। तो ये STL की जरूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन हमारा ये है। तो इसका मैं एक सिंपल सा आंसर दूंगा। एक प्रॉब्लम सोचिए कि मैं आपको एक एरे देता हूं, उसमें मान लो कि 1000 नंबर्स हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है कि उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि उसको आपको सॉर्ट करना है। ठीक है, अरेंज करना यानी कि सॉर्ट करना। ठीक, तो आप उसको कैसे करोगे, है ना। तो बोलोगे भैया हमने बहुत टाइप की सॉर्टिंग पढ़ी है, जैसे इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। ये सारी जो सॉर्टिंग की तरीके हैं वो हमने पढ़ रखी है। तो हम उसकी मदद से क्या कर पाएंगे कि सॉर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो, तब उसको आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा। उसके करने के लिए आपको लॉजिक सोचना पड़ेगा, फिर आपको कोड लिखना पड़ेगा, फिर कंपाइल करना पड़ेगा, तब जाके सारी चीजें होंगी। फिर सारे केसेस देखने पड़ेंगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। अगर क्या हो, मैंने आपको जितनी सारी चीजें बताई कि सॉर्टिंग वगैरह के बारे में, वो क्या हो बस एक ही लाइन में हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। क्या करना है आपको, बस एक लाइन लिखना है। मान लो कि समथिंग समथिंग कुछ यहाँ पे एक लाइन लिख दिए, एक लाइन लिख दिए, और आपका जितना भी डाटा है वो सॉर्ट हो चुका। कितना अच्छा रहेगा, है ना। एक्चुअली में हुआ क्या रहेगा कि आपको वहां पे एक टेम्पलेट दिया रहेगा, वहां पे बस वैल्यूज को पुट करना है और आपका जो डाटा है वो सॉर्ट हो जाएगा। तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। इससे क्या हो रहा है कि हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो बच रहा है। तो हमारा जो ज्यादा से ज्यादा टाइम बचेगा तो हम उसको आगे यूटिलाइज कर पाएंगे। हमें इतना नहीं सोचना पड़ेगा कि हमारा कोड जो है सही है या नहीं है। तो वो जो सारी चीजें हैं वो कौन प्रोवाइड कराता है, वो प्रोवाइड कराता है हमारा STL, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ठीक है, ये जो चीज है ये उसको प्रोवाइड कराता है। मुझे अपने डेटा को सर्च करना हो वो भी मैं एक लाइन से कर सकता हूँ। इसीलिए क्या करते हैं, हम STL को पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने कौन से डाटा स्ट्रक्चर को पढ़ा है, बस हमने एरे को पढ़ा है अभी तक। तो क्या हम एरे को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं STL में, तो बिल्कुल नहीं। लेकिन उससे मिलता जुलता एक और चीज होता है जिसका नाम होता है वेक्टर। मैं उसको यूज कर सकता हूँ STL के अंदर। तो वो कैसे होगा, क्यों होगा, वो आगे मैं आपको इन डिटेल में सारी चीजों को बताऊंगा। तो डोंट वरी फॉर दिस, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। बस अभी इतना समझ लो कि जो STL में हम एरे को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं हम कि वेक्टर होता क्या है। ठीक है, यानी कि हाउ टू डिक्लेयर ए वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। हम जानते हैं कि हम एरे को कैसे बताते हैं, लिख देते हैं इंटीजर और फिर एक एरे दे देते हैं और फिर उसका जो साइज होता है, मान लो कि इतना साइज है, वो दे दिया। ठीक, ऐसे हम क्या करते हैं, एरे को इनिशियलाइज करते हैं। तो हम वेक्टर को ऐसे डाल देते हैं, लिखते हैं वेक्टर, और यहाँ पे लिखते हैं उसका डाटा टाइप, डाटा का जो भी टाइप है, और फिर यहाँ पे उसका नाम। ठीक है, मान लो कि ये जो है इसका नेम है। ये हमारा जो वेक्टर है वो इनिशियलाइज हो चुका है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल, वेक्टर फ्लोट भी, ये हो गया हमारा एक वेक्टर बन चुका है। ठीक है, वेक्टर को हम ऐसे ही डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है इंटीजर को, वैसे ही हम यहाँ पे वेक्टर को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब मुझे क्या होगा कि वेक्टर का साइज बताना पड़े कि वेक्टर जो है हमारा साइज कितना होगा उसका, या फिर उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करना पड़े, या फिर वैल्यू उसमें पुट करना पड़े। तो अब देखते हैं हम हाउ टू इंसर्ट वैल्यू इन वेक्टर। ठीक है, इसको देखते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ वेक्टर, और मान लो इसका साइज, इसका जो डाटा टाइप है वो है इंट, और फिर इसका वेक्टर का नाम दे दिया। फिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, साइज ऑफ वेक्टर को दे सकता हूँ। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेक्टर इंट, एक v नाम दे दिया, और यहाँ पे दे दिया 40। तो यहाँ पे एक मेरे पास 40 साइज का एक वेक्टर आ चुका है। ठीक है, ये क्या होगा, बिल्कुल एरे के जैसे ही दिखेगा। यहाँ पे जैसे हमारा एरे दिखता था वैसे ही ये भी दिखेगा हमारा वेक्टर। एक हम दूसरा वेक्टर बनाते हैं, लिखते हैं वेक्टर इंट v, इसका साइज रखते हैं हम 5। अब हम जैसे कि एक वेक्टर बना दिए, तो ये हमारा वेक्टर बन गया, 1 2 3 4 5 साइज का हमारे पास वेक्टर बन चुका है। अब हम चाहते हैं इसके अंदर कुछ वैल्यूज पुट कर देना। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर हर जगह पे 5 ऐड हो जाए, 5 इसके अंदर पुट हो जाए, 5 ऐड हो जाए, आ जाए इसके अंदर। तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे ये कर सकते हैं साइज ऑफ वेक्टर, और फिर यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं। क्या हमें इनिशियलाइज करना है, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर इंट v, और हमें 5 साइज का वेक्टर चाहिए और इसके अंदर 2 को इनिशियलाइज कर दो। तो ये हमारा हो गया ये। ठीक है, कि हमारा वेक्टर बना, उसके अंदर 5 साइज का वेक्टर बना, और इसके अंदर हम 5 को इनिशियलाइज कर दिए, यानी वेक्टर क्रिएट हो गया, और इनिशियली इसके अंदर कुछ वैल्यूज जो हैं वो आ चुकी हैं। देखो, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। इसमें क्या होगा, हम बस वेक्टर को बना रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, वेक्टर को बना रहे हैं, उसके अंदर साथ में कुछ वैल्यूज भी डाल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल एरे जैसे ही इसकी भी इंडेक्सिंग हुई, 0 1 2 3 4, ऐसे ही इंडेक्सिंग भी होगी इसका। अब जो सॉर्टिंग करना होगा हम डायरेक्ट वेक्टर के ऊपर लगा सकते हैं, कि जो हम एरे में लगा सकते थे, अब यहाँ पे डायरेक्टली लगा सकते हैं। जैसे ही लगाएंगे तो हमारा वेक्टर होगा वो डायरेक्टली सॉर्ट हो जाएगा। अब मैं आपसे बोलूँ कि मुझे इस वेक्टर के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट कराना है, ठीक है, तो वो कैसे करा सकता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक वेक्टर बना लूंगा, वेक्टर इंटीजर x। ठीक है, x नाम से यहाँ पे हमने वेक्टर बना लिया। ठीक है,
फिर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कुछ वैल्यू डालूं। मैं लिख सकता हूँ एक्स डॉट पुश बैक और यहां लिख देता हूं मैं अगर 5। क्या होगा, यहां पे एक वेक्टर बनेगा और उसके अंदर 5 इनिशियलाइज हो जाएगा और ये होगा इसका नाम x। फिर मैं लिखूं एक्स डॉट पुश बैक और यहां पे मैं लिख दूं 7। तो ये क्या होगा, इसके बाद ये क्या करेगा, 7 को यहां पे डाल देगा। ठीक है, यहां पे ये 7 को डाल रहा होगा। फिर मैं लिखूं एक्स डॉट पुश बैक 11। तो क्या करेगा ये, इसके बाद 11 को यहाँ पे डाल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लाके डाल देगा। तब मुझे पता चल चुका है कि मैं वेक्टर के अंदर कैसे अपने वैल्यूज को डाल सकता हूँ। मैं सीधे वेक्टर का अपना नाम लिख सकता हूँ, उसके बाद लिख सकता हूँ पुश बैक और जो भी वैल्यू मुझे डालना है वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्लियर है? तो हाँ भैया, मुझे यहाँ तक क्लियर है। तो बात रहा, क्या ये एक्चुअल में ऐसे ही इंप्लीमेंट होता है? तो नहीं भैया, एक्चुअल में ऐसे इंप्लीमेंट नहीं होता है। एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन जो होता है वो कुछ इससे अलग दिखता है। तो वो कैसे दिखता है? मान लीजिए कि वेक्टर इंटीजर x पे हूं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया वेक्टर इंटीजर x। ठीक, फिर मैंने यहाँ पे लिखा x डॉट पुश बैक और यहाँ पे लिखा 5। ठीक, ये लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एरे बना हमारे पास, वेक्टर बना, उसके अंदर ये 5 इनिशियलाइज हो गया। ठीक, फिर हमने क्या किया, लिखा x डॉट पुश बैक और यहाँ पे डाला 7। ठीक, 7 डाला। तो वो देखा क्या कि इसके पीछे तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं डालने के लिए, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो वो क्या करेगा, अभी जो बात है उसको बहुत ध्यान से सुनना। अभी ये क्या करता है कि देखता है कि इसका जो साइज है वो कितना है। ठीक है, मान लो कि इसका साइज जो है वो 1 है, साइज तो 1 है। ठीक, तो क्या करता है, ये इसको डबल कर देता है। ठीक है, तब ये ऐसा कुछ हो जाता है 1 और 2। ठीक है, x जो है वो 2 हो जाता है, डबल हो जाता है। तो क्या करता है, बस इसको यहाँ पे कॉपी मार लेता है 5 को और जो नया वैल्यू होता है 7 उसको यहाँ पे डाल लेता है। फिर क्या किया, x डॉट पुश बैक, यहाँ पे हमने दे दिया 11। ठीक है, फिर जब 11 आ गया तो यहाँ पे देखा कि साइज कितना है, तो साइज तो है इसका 2। तब क्या करेगा, अब ये इसको डबल कर देगा। तो इसको डबल किया कुछ ऐसा 1 2 3 4, 4 साइज का बनाया। इन दोनों एलिमेंट्स को इसमें कॉपी कर लेगा, 5 7 को और 11 को इसके अंदर डाल देगा। ठीक, फिर मान लो एक और वैल्यू डाल दिए x डॉट पुश बैक, मान लो इसमें 12 दे दिए। तो अब क्या करेगा, यहाँ पे देखेगा ब्लैंक स्पेस है तो यहाँ पे 12 को डाल देगा। ठीक है, फिर क्या किया, मैं x डॉट पुश बैक यहाँ पे दे देता हूँ पुश बैक और यहाँ पे दे देता हूँ मैं 13। ठीक है, एक और एलिमेंट आ गया। फिर यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यानी ये खाली है। फिर देखेगा इसका साइज कितना है 4। अब क्या करेगा, अब इसको डबल कर देगा, फिर 8 हो जाएगा। फिर उसके अंदर जो वैल्यूज है वो डालते रहेगा। ऐसे ही कर करके ये जो हमारा वैल्यूज है उसके अंदर पुट होती हैं। ये आपको उतना सीखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको इसलिए बताया है कि ये एक्चुअली में होता कैसे है, बस ये आप जान लो। विजुअलाइजेशन करने के लिए मैंने आपको ये बता रखा है। ठीक है, ये सब जो चीजें हैं वो वेक्टर खुद से कर रहा होगा। एक तरीका ये हो गया वैल्यूज को इंसर्ट कराने के लिए। मान लो कि हमारे पास एक और तरीका है हम उसको इंसर्ट कराने का। मान लो कि हम यहाँ लिखते हैं वेक्टर इंट y नाम से एक वेक्टर बनाते हैं। अब क्या करना है आपको कि 5 वैल्यूज को इंसर्ट कराना है। तो 5 वैल्यू को इनिशियलाइज कराने के लिए आप तो बार बार तो पुश बैक तो लिखते नहीं रहोगे, तो आप कुछ डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हो। लेट सपोज 4 7 8 11 13 ऐसे करके भी आप डाल सकते हो। तो ये कुछ ऐसा जाके इनिशियलाइज हो जाएगा 4 7 8 11 और 13 और इसका नाम भी y होगा क्योंकि इस वेक्टर का नाम y है। एक और तरीका है, मान लो जैसे हम यहाँ लिखते हैं वेक्टर इंट z। ठीक, अब आपसे यूजर बोला कि हम 5 एलिमेंट्स को डालने वाले हैं। अब यहाँ पे 5 दे दिया। ठीक, तब यूजर से अब पूछ रहे हो कि आपको कौन से 5 एलिमेंट जो है वो इनपुट लेने हैं। देख सकते हो यहाँ पे 4 i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन 5 तक i प्लस प्लस सी इन। अब यहाँ वेक्टर का नाम क्या है z, तो z और i लिख दोगे। ठीक है, ये जो i होगा जैसे हम एरे लिखते हैं सेम वैसे ही होगा। जो भी चीजें एरे में होती थी सेम चीज यहाँ भी होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा यूजर है वो डाटा डाल रहा होगा। ये क्या हो रहा है, कुछ ऐसा बन रहा होगा। ठीक, 0 1 2 3 4 यहाँ पे हमारा ब्लैंक एरे बन गया और जो भी यूजर वैल्यू डालेगा वो यहाँ पे पुट होते जाएगा। ठीक है, मान लो कि जो यूजर है हमारा वो दिया, वो 3 दिया, 6 दिया, 8 दिया, 9 दिया, 12 दिया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट हो गया। मैं यूजर से पूछता हूँ कि भाई तू 5 एलिमेंट मुझे यूजर इनपुट में दे दे, तो वो कुछ मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो यूजर से ही पूछ सकता हूँ कि तुझे कितने साइज का एरे चाहिए, तो वहां मैं ऐसे कर सकता हूँ इंट n सी इन n कर लूंगा और यहाँ पे ये जो 5 है 5 की जगह पे हो जाएगा n। ठीक है, तो ये क्या होगा, मैं यूजर से पूछ रहा हूँ कि इस वेक्टर का जो साइज होगा वो कितना होगा। तो अगर n का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 साइज का वेक्टर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या होगा, वैल्यू जो है उसके अंदर इंसर्ट हो जाएंगी। फिर यहाँ पे जो 5 जो है इसके जगह पे ये जो 5 है हमारा उसके जगह पे n आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, यूजर से पूछा है कि भैया कितने साइज का आप एरे बनाना चाहते हो। यहाँ पे ये बिल्कुल भी अलाउ होता है करना। यहाँ पे हमने जब एरे की बात करी थी तो हमने बोला था कि एरे में ये अलाउ नहीं है, ठीक है, लेकिन वेक्टर में ये अलाउ है। जैसे हम वेक्टर में करते थे, सॉरी एरे में इंट n फिर Cin n और फिर हम इंट एरे ऑफ n करते थे, तो ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता था एरे के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये अलाउ है। तो क्या आप जानना चाहते हो कि ये क्यों नहीं अलाउ है, ये क्यों अलाउ है? ठीक है, जानना चाहते हो, चलो देखते हैं। एरे के अंदर जैसे अगर देखते हो इंट ARR, अगर यहाँ पे 1 लाख दे दिया तो वो अलाउ होता है, लेकिन ये अलाउ नहीं होता है ना। अगर इसके पीछे का आपको रीजन नहीं पता है तभी आपका काम चल जाएगा, लेकिन पता है तो और अच्छी बात है। इससे क्या होगा, आपका बेसिक जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके पीछे जो है सिंपल लॉजिक है। जैसे कि मैं जानता हूँ कि जितने भी DSA का पार्ट होता है वो रैम के अंदर एक्सेस होता है। ठीक है, सारी चीजें जो है रैम के अंदर होता है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, कि जो भी हमारा डाटा होता है उसको फटाफट प्रोसेस करके हमें आंसर निकालना होता है। तो मान लो जो हमारा रैम होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, जो रैम है हमारा वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इसको चलो, ये हमारा पूरा रैम हुआ, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट को कहते हैं हम स्टैक, ठीक, और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं हीप। ठीक है, 2 टाइप से हमारा डिवाइडेड होता है। अगर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपके पास डाटा है तो आप उसको कैसे अरेंज कर सकते हो, 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हमारे पास डाटा है उसको अरेंज करके एक ही पास सब लिख दें, ठीक है, सबको एक ही पास रख देते हैं, या फिर अपने डाटा को इधर उधर कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, इधर उधर कहीं रख देते हैं या फिर एक साथ रख देते हैं, है ना। 2 तरीके से रख सकते हैं। जैसे आप ही के पास आप ही का दुकान है, आपका दुकान, लेट सपोज आपका दुकान है, वहां पे मैं गया, आपसे बोला कि आप मुझे चीनी दे दो। आप चीनी ढूंढते रहोगे, कहाँ है भैया चीनी, कहाँ है चीनी, कहाँ है। अगर आप उसको प्रॉपर वे में अरेंज रखोगे तो फटाक से जाके वहां से निकाल के दे दोगे। जैसे कि आपसे बोला दाल चाहिए, अब बहुत सारे टाइप के दाल आते हैं, अरहर के, मूंग के, मसूरी के, अलग अलग टाइप के दाल आते हैं। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि मुझे अरहर का दाल चाहिए। आप गए वहां पे, ढूंढ रहे हो, अब आपको पता होगा कि दाल कहाँ रखा है, तो फटाक से वहां पे जाओगे, फटाक से अरहर का दाल निकाल के दे दोगे। लेकिन आपको पता ही नहीं होगा, आपने डायनेमिकली इधर उधर करके रखा होगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था आपको ये चीज। तो स्टैक में क्या होता है कि सारे डाटा को हम एक साथ रखते हैं। मान लो कि पहला डाटा जो आया, पहला डाटा, तो आपने क्या किया, उसको यहाँ रख दिया। ठीक, फिर आपके पास कोई डाटा आया तो आप इसके ऊपर रख दिए। ठीक, फिर एक और डाटा आया तो इसके ऊपर रख दिया, फिर और डाटा आया और ऊपर रख दिया। स्टैक में ऐसे रखते हैं। और हीप में क्या होता है, आप गए, आपके पास कोई डाटा मिला, आप उसको उठा के यहाँ पे रख दिए। ठीक, फिर कोई और डाटा मिला, यहाँ पे रख दिए, फिर कोई और डाटा मिला, यहाँ रख दिए, कोई और डाटा मिला, यहाँ रख दिए, कोई और डाटा मिला, यहाँ रख दिए। ठीक, इधर उधर करके रख दिए, कहीं भी रेंडमली हीप में हम डाल रहे हैं। स्टैक में क्या हो रहा है कि हम सीक्वेंस वाइज चीजों को अलॉट करा रहे हैं, डाटा को अलॉट करा रहे हैं। हीप में क्या हो रहा है कि हम रेंडमली कहीं भी अलॉट करा दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये है हमारा रैम। तो रैम क्या है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ये होता है हमारा स्टैक पार्ट, ये है हमारा हीप पार्ट। ठीक, देखो जो हमारा रैम होता है, रैम मान लो कि 16 GB का है। ठीक है, तो हीप को जो होगा बहुत ज्यादा डाटा अलॉट होगा, स्पेस अलॉट होगा, और स्टैक को जो होगा बहुत कम डाटा अलॉट होगा। स्टैक को जो होता है बहुत कम मेमोरी मिलता है और हीप को होता है बहुत ज्यादा मेमोरी मिलता है। यही जो है ट्रुथ है। तो मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूं, फिर आपको यहाँ आपसे लिख के बताता हूँ। इसको जो होता है मोर स्पेस मिलता है, इसको जो है लेस स्पेस मिलता है। जैसे एक कमांड लाइन को अगर रन करोगे तो आपको मुश्किल से यहाँ पे 10 MB, 12 MB, 15 MB, 16 MB ऐसे आपको स्पेस मिलेगा। उसको मॉडिफाई कर सकते हैं कुछ कमांड लाइन की हेल्प से, लेकिन हम इन जनरल बात कर रहे हैं कि वहाँ पे इतना स्पेस मिलता है। और हीप का बात करूँ तो वो आराम से GB तक जा सकता है। ठीक है, तो जो मैंने आपको ये बताया था, ये चीज है, ये जो है, ये पोर्शन, वो क्या है कि इससे लिंक है। तो जब भी मैं अपना मेन फंक्शन लिखता हूँ, इंट मेन, ये जब मैं लिखता हूँ तो मैंने इसके अंदर कुछ वेरिएबल बनाते हैं हम, इंट A B C, कुछ भी। फिर मान लो कि इसके अंदर हम कुछ एरे बना दिए, इंट एरे 1000 साइज का। अब मान लो कि इनको कुछ मेमोरी अलॉट हो रहा है। ठीक है, तो इनको कुछ मेमोरी तो चाहिए ही, 4 बाइट, या फिर तो ये जो मेमोरीज अलॉट होती हैं वो अलॉट होती हैं स्टैक के अंदर। ठीक है, स्टैक में अलॉट होती हैं। ठीक है, तो मान लो कि जब भी हमारा ये कोड रन करता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले हमारा मेमोरी के अंदर यहाँ पे उस मेन फंक्शन को अलॉट कराता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, सबसे पहले इंट मेन का हमारा जो मेमोरी होता है वो अलॉट होता है, और इसके अंदर कुछ A का मेमोरी अलॉट होता है, कुछ B का मेमोरी अलॉट होता है, कुछ C का मेमोरी अलॉट होता है, और फिर एरे का मेमोरी जो होता है वो अलॉट होता है इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्यों बोला था, कांस्टेंट वैल्यू ही यहाँ पे क्यों बोला था। अगर मैं क्या करता यहाँ पे लिख देता इंटीजर n और Cin n, ठीक, यहाँ पे ऐसे कर देता, फिर मैं क्या करता है कि एरे बना देता और उसका साइज दे देता n। अब मान लो कि जो यूजर है हमारा थोड़ा पागल है, वो क्या किया, 10 करोड़ दे दिया जो हमारा n का वैल्यू है। ठीक है, तो 1 करोड़ का जो वैल्यू का मेमोरी है वो आप स्टैक के अंदर अलॉट ही नहीं कर पा रहे हो।
तो वो प्रॉब्लम हो गया। आपने क्या किया, आपने यूजर से पूछा कि आपको कितने मेमोरी यहाँ पे एरे में डालना है, कितने एलिमेंट डालना है, वो क्या कर दिया, 1 करोड़ डाल दिया, 10 करोड़ डाल दिया। अब मान लो कि मैं 10 CR का क्या कर रहा हूँ, मेमोरी लगा रहा हूँ, मेमोरी बना रहा हूँ। एक का साइज कितना है, 4 बाइट, ठीक है, 4 बाइट है ना इंट का, तो कितना हो गया 40 करोड़। और इतना तो साइज भी नहीं है हमारा, तो वो तो हमारा स्टैक के अंदर फुलफिल हो ही नहीं पाएगा। उसका जो फुलफिल है हमारा सिर्फ हीप ही कर सकता है। हमारा हीप के अंदर ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन स्टैक के अंदर तो हो ही नहीं पा रहा है। इसीलिए क्या होता है, ये अलाउ नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे हमेशा आपसे कांस्टेंट वैल्यू मांगा जाता है। और इस टाइप को हम कहते हैं स्टैटिक मेमोरी लोकेशन, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, मुझे कंपाइल टाइम में पता होता है कि मुझे कितनी मेमोरी की जरूरत है। मुझे कितना, मतलब 4 4 4, यानी कि 4 4 4 4 बाइट, और फिर यहाँ पे 4000 बाइट। मुझे इतनी ही मेमोरी की जरूरत है, तो वो यहाँ पे इतना ही स्पेस बनाता है। कंपाइल टाइम में बता देगा 4012 मुझे बाइट की जरूरत है, मुझे इतनी ही जगह यहाँ पे बना के दे दो। अगर क्या होगा कि जैसे कंपाइल टाइम में हम यहाँ पे बता दिए कि मुझे 4012 बाइट की जरूरत है, अगर आप इस कोड को रन करोगे तो आप कंपाइल टाइम में बता ही नहीं पाओगे कि मुझे कितनी मेमोरीज की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब मैं प्रोग्राम को रन कराऊंगा तभी तो ये पूछेगा कि भैया कितनी साइज का मुझे एरे चाहिए, तो उस टाइम तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा। तो ये जो मैं क्या करूंगा, बाद में जब करूंगा तो ये हो जाएगा डायनेमिक। तो जो हम रन टाइम में पूछते हैं कि कितना हमें साइज चाहिए, तो उसको हम कहते हैं डायनेमिक मेमोरी टाइप। इसी चीज को कहते हैं, अगर रन टाइम में हम किसी यूजर से डाटा लेके पता कर रहे हैं कि हमें कितनी साइज की जरूरत है, उसे हम कहते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो यूजर तो हमारा पागल है, मतलब पागल नहीं है, मतलब यूजर तो हम कुछ भी दे सकता है। तो वो जो है वर्स्ट केस भी दे सकता है कि हमें मान लो कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ नंबर मेमोरी साइज चाहिए, तो उसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। तो वो तो हमारा स्टैक जो है वो फुलफिल तो कर ही नहीं पाएगा। तो वो कौन फुलफिल करेगा, तो वो करेगा हमारा हीप। जो हमारा हीप है वो हमारा ये फुलफिल कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हीप जो है, हीप के पास बहुत ज्यादा स्पेस है। स्टैक जो है हाथ खड़ा कर देगा, भैया मेरे से नहीं हो पाएगा, हीप कहेगा मेरे पास आ जाओ। तो इसीलिए हम एरे में इसको अलाउ नहीं करते हैं। तो और हम लिखते हैं यहाँ पे वेक्टर इंट एक्स, और यहाँ मान लो कि 100 देते हैं, तो वो क्या होता है, हमेशा हमें हीप में इनिशियलाइज करके देता है। तो वो जो भी डाटा होता है वो हमें हीप के अंदर इनिशियलाइज करके देता है, हमें स्टैक के अंदर नहीं। इसीलिए क्या होता है, हम इसके अंदर यूजर से जो है वो पूछ सकते हैं कि कितना साइज का चाहिए तुम्हें। इसीलिए हमने जब STL बनाया था तब हमने उसको ऐसे बनाया कि जब भी उसका मेमोरी लोकेशन हो तो वो हीप के अंदर हो। तो बात रहा कि भैया जब ये बना हुआ था तब इसको भी आप हीप के अंदर ही कर लेते। तो लेकिन जब C++ जब जो था वो डेवलप हो रहा था, तब वो क्या हुआ था, उन्हें चाहिए था कि हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन हो वो फास्ट हो। तो उस टाइम में क्या किया गया था, स्टैक का यूज किया गया था। ठीक है, इसीलिए उस टाइम में यहाँ पे वो ये अलाउ नहीं था, ये अलाउ था सिर्फ फिक्स साइज वाला। ठीक है, दो टाइप का होता है हमारा, एक होता है स्टैटिक मेमोरी लोकेशन, एक होता है डायनेमिक टाइप लोकेशन, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। स्टैटिक में क्या होता है कि हमें कंपाइल टाइम में ही पता रहे कि हमें कितनी साइज की जरूरत है, और डायनेमिक में क्या होता है कि हमें रन टाइम में पता रहे कितना मेमोरी की जरूरत है हमें। डायनेमिक में क्या होगा, जब मैं कोड को रन कराऊंगा तब मुझे यूजर जो है वो बताएगा कितनी साइज हमें जरूरत है। वैसे इसको पढ़ने की जरूरत थी नहीं, मैंने बस आपको इसलिए बताया कि आपका जो बेसिक है वो अच्छा रहे। ठीक है, अभी हमने देखा, अभी क्या देखा कि हम यहाँ पे करते थे, एक वेक्टर बनाते थे, वेक्टर इंट, और इसका नाम दे दिया x। ठीक, और फिर वेक्टर में हम क्या करते थे, x डॉट पुश बैक, मान लो कि 4 किया, ये क्या करता था, यहाँ पे 4 बनाता था x नाम से। फिर हम लिखते थे x डॉट पुश बैक, मैं यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूँ पुश बैक, और यहाँ पे किया 2। तो फिर क्या करता था कि ये यहाँ पे एक और बनाता था, इसको डुप्लीकेट करता था, यहाँ पे देखता था कोई जगह नहीं है, यहाँ पे 4 और 2 को डाल देता था। लेकिन ये ऐसा करता क्यों था, ठीक, यहाँ पे आया, देखा कोई जगह नहीं है, तो यहाँ पे एक नया उसको डुप्लीकेट करके डबल कर दिया, और ये वाले को रिलीज कर दिया। ठीक, इसको मिटा दिया, इसको खाली कर दिया, ये जो स्पेस है पूरा स्पेस को खाली कर दिया। फिर मान लो कि x डॉट पुश बैक हमने कर दिया 8, फिर आया यहाँ पे पीछे से डालने की कोशिश किया, यहाँ पे कोई जगह तो था नहीं, तो फिर क्या किया, एक नया वेक्टर बनाया, इसको डुप्लीकेट करके 1 2 3 4 4 साइज का, और 4 2, फिर यहाँ पीछे से डाला 8 को। ठीक, फिर यहाँ पे वैल्यूज को डाल दिया, यहाँ पे इसका नाम था 8, फिर इसको जो है वो हटा दिया, इसको रिलीज कर दिया इस स्पेस को। लेकिन बात रहा कि उसने ऐसा किया ही क्यों होगा। ठीक है, वो चाहता तो इस एक्सपेंड करके यहाँ पे अलग और भी डाटा डाल लेता, जैसे यहाँ पे 4 2 था ऐसे, तो इसी के पीछे यहाँ पे 8 क्यों नहीं कर दिया, क्यों नहीं किया, मेन हमारा क्वेश्चन ये है। तो अगर ऐसे होता तो हमारा प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो जाता, बस आता हमारा पीछे से वैल्यू डाल देता, एक्सपेंड कर देता, हमारा इतना साइज की जरूरत ही नहीं पड़ता। क्यों हम इसको डबल करके ज्यादा मेमोरी को कंज्यूम कर रहे हैं। फिर मान लो x डॉट पुश बैक 18 करना होगा, तो यहाँ पे 18 को डाल दिया, फिर मुझे x डॉट पुश बैक 11 डालना होगा, फिर मैं यहाँ पे ना डाल के, यहाँ पे 11 ना डाल के अलग मेमोरी बना रहा हूँ 8 साइज का, 4
2, 8, 18, तब यहाँ पे 8 साइज का मेमोरी बना रहा हूँ, तब यहाँ पे 11 डाल रहा हूँ। क्यों नहीं यहीं पे बना दे रहा हूँ, है ना? क्वेश्चन तो है यहाँ पे, क्यों हम इसको डबल करके ज्यादा स्पेस ले रहे हैं, फिर इसको डिलीट कर रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 3 तो खाली रह रहा है। क्या होता अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट डाल देता, मान लीजिए जैसे यहाँ पे 4, 2 ही रहता, क्या होता? जैसे कि मान लो यहाँ पे 4, 2 ही रहता, क्या होता मैं यहाँ पे लाके 8 को डाल देता, तो क्या होता? ये क्यों किया इसके मुकाबले, है ना? तो ये हमने क्यों किया, चलते हैं इसको देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। मान लो कि यहाँ पे आपका हीप है, ठीक है, ये रहा आपका हीप। इसके अंदर क्या होता है, उसका मेमोरी एलोकेट होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस चल रही होंगी, मान लो कुछ ऐसे यहाँ पे चल रहा होगा, कुछ इधर होगा, कुछ ऐसे चल रहा होगा, कुछ इधर चल रहा होगा। मान लो कि आपका जो वेक्टर क्रिएट हुआ वो कुछ यहाँ पे हुआ, ठीक है, ये आपका वेक्टर क्रिएट हुआ। यहाँ नहीं, मान लो यहाँ पे क्रिएट हुआ, ठीक है, आपका वेक्टर भी यहाँ पे क्रिएट हुआ। 4, 2 वाला जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। मान लो यहाँ पे कुछ P1 प्रोसेसिंग चल रहा है, P2 प्रोसेसिंग चल रहा है, P3 प्रोसेसिंग चल रहा है, P4 प्रोसेसिंग चल रहा है। जैसे आपके सिस्टम में बहुत सारे ऐप्स जो चलते हैं वैसे चल रहा है यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेक्टर वी पर चला बनाया, जिसमें 4, 2 अलॉट हो गया, ये अलॉट हो गया, ये अलॉट हो गया। मान लो उसको अंदर 8 अलॉट करना है, ठीक है। मान लो कि आपका 4, 2 यहाँ पे अलॉट है, अब इसके अंदर आप 8 डालना चाहते हो, तो यहाँ पे जैसे मान लो कि 8 डाल दिया, जगह था थोड़ा सा। अब इसमें 18 भी डालना चाहते हो, 18 डाल पाओगे आप? यहाँ पे नहीं डाल पाओगे, क्योंकि ये जो स्पेस है, कोई और प्रोसेसिंग कुछ और चल रहा है। मान लो जैसे कि आपके फोन में कैमरा ही चल रहा है, लेट्स सपोज, या फिर आपके लैपटॉप में क्रोम ही चल रहा है, या कोई गेम चल रहा है, तो वो जो है स्पेस लिया हुआ है। तो आप इसके अंदर स्पेस कैसे डाल सकते हो, इसके अंदर डाटा कैसे डाल सकते हो? इसीलिए क्या करता है, ये यहाँ का रिलीज करके दूसरे जगह पे अपना जहाँ भी खाली रहता है वहाँ वेक्टर बनाता है, इसको डुप्लीकेट डबल साइज का, और उसके अंदर 4, 2, 8, 18 का साइज जो है वो डाल रहा होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, पहले मान लो अभी इतना हो गया, फिर मान लो 11 को भी डालना है, तो 11 मान लो कि यहाँ कुछ चल रहा होगा, तो वो चलने नहीं देगा, तो वो तो करने देगा नहीं। इसीलिए क्या करते हैं, पहले वो क्या करता है, मान लो कि 8 साइज का एरे बनाना है, तो पहले वो 8 साइज का एरे का साइज कहीं ढूंढेगा, ठीक है, और तब वो पहले साइज को अलॉट करेगा, कहेगा भैया ये ना मेरे नाम पे कर दो, फिर वहां पे सारे डाटा को ले जाके पुट कर देगा, ठीक है। जैसे कैसे होता है कि ऐसा आपको घर बनवाना है, आप एक घर में रह रहे हो, अब उस घर में और भी सदस्य आ गए, उसमें जगह है नहीं, तो आप क्या करते हो कि एक ही बार तो वहां से हटा के सबको करते हो नहीं, क्या करते हो, आप एक नए जमीन खरीदते हो, उस नए जमीन पे आप घर बनवाते हो, यानी कि सीट अलॉट कर लिए। या फिर अगर रेंट का बात करें हम, तो आप किसी फ्लैट में हो, वहां पे जगह भर गया है, तब क्या करोगे, सोचोगे कि आपकी फैमिली में 2-3 मेंबर और आ गए हैं, तो ये करोगे थोड़ी कि 2 फैमिली मेंबर यहाँ पे, 2 फैमिली मेंबर वहाँ पे, तो आप सोचोगे सब कोई साथ में रहे, साथ में रखना चाहते हो, ठीक है। साथ में रखना चाहते हो तो फिर आप क्या करते हो, दूसरा फ्लैट खोजते हो, फ्लैट को अपने नाम पे बुक कर लेते हो, फिर क्या करते हो, यहाँ पे इसको खाली करके वहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाते हो। सेम चीज यहाँ भी है, ठीक है। अब बात रहा कि मान लो कि हम यहाँ पे बस 5 ही एलिमेंट को डालना चाहते हैं, ठीक है, 5 एलिमेंट को ही डालना चाहते हैं, तो हमें क्या किए यहाँ पे कि 8 साइज का अलॉट किए। 3 साइज तो हमारा जो 3 स्पेस था वो तो ब्लैंक ही रह रहा है, वो तो हमारा बेकार ही जा रहा है। तो हमने ऐसा क्यों किया, मैं क्या करता है, कोई 5 साइज का ही एरे जगह ढूंढ लेता, उसमें 5 साइज का अलॉट करा देता, ये मुझे 3 जो एक्स्ट्रा हमारा बच रहा है वो ना रहता, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसलिए ऐसे कर रहे हैं क्योंकि हम जो पुश बैक का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 रखना चाहते हैं, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि क्या पता फ्यूचर में उसके अंदर डाटा आए या नहीं आए, लेकिन फिर हम उसके लिए प्रिपेयर रह रहे हैं, ठीक है। मान लो कि फिर यूजर जो है हमारा एक और वैल्यू डाल दिया, एक्स पुश बैक, और फिर 12 को डाल दिया, एक और वैल्यू आ गया। फिर ऐसा थोड़ी है कि 5 साइज का अलॉट कराए हो, फिर आप एक 6 के लिए ढूंढते रहो, 6 के लिए ढूंढो, फिर उसके अंदर डाटा अलॉट कराओ। इसीलिए हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रह रहे हैं, तो बार बार वो ढूंढने का काम ना करें, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, साइज को डबल करके यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा पुश बैक ऑफ n की, वो 1 होगा हमेशा। ये क्लियर हो गया कि हम इसको क्यों प्रेफर कर रहे हैं, डायरेक्ट साइड में रखने वाले को क्यों नहीं प्रेफर कर रहे हैं, क्यों प्रेफर नहीं कर रहे हैं, इसको क्यों प्रेफर कर रहे हैं, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। जो हमारा पुश बैक ऑपरेशन हो उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकले वो ऑर्डर ऑफ 1 निकले, एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और वो जो है सिर्फ इसी से निकल सकती है। अगर ये प्रोसेस पे जाओगे तो वो नहीं निकलेगा। अगर ऐसे आप बार बार करोगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे 4, 2 को डाला, 4, 2 डाला, फिर यहाँ पे एक नया ढूंढा 3 साइज का, 4, 2, 8 डाला, फिर एक मान लो कोई और एलिमेंट आ गया तो उसके लिए एक नया ढूंढा 4, 2, 8, 18, तो बार बार आप ढूंढ रहे हो, बार बार सारे एलिमेंट्स को रन करा रहे हो, तो इससे आपको क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ n का आएगा, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और बात रहा है यहाँ पे, मान लो कि और भी यहाँ पे जब वैल्यू आएगा तो एक ही बार में वो इंसर्ट हो जाएगा। फिर मान लो कि यहाँ पे एवरेज पुश बैक 13 आ गया तो वो एक ही बार में इंसर्ट हो जाएगा, मुझे और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए ओवरऑल एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा तो वो ऑर्डर ऑफ 1 होगा, ठीक है। तो ये जो है मैथमेटिकली से आप प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। अब बात रहा कि जो हमारा वेक्टर है उसमें से वैल्यूज को रिमूव कैसे कर सकते हैं, रिमूव वैल्यू फ्रॉम वेक्टर, ठीक। मान लो हमारा x नाम का वेक्टर है 2, 3, 8, 9, 10,
11 यहाँ पे वैल्यूज दिया हुआ है, ऐसे तो होगा नहीं, 12 और 13 भी है, ठीक है। 8 साइज का हमारे पास वेक्टर है। मुझे क्या करना है, इस 13 को यहाँ से हटाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल से ऐसे कर सकते हैं, x डॉट पॉप बैक, तो लास्ट वाला वैल्यू जो है वो हट जाएगा, ये जो एलिमेंट है वो हट जाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अगर सारी वैल्यूज को हटाना हो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x डॉट क्लियर। इससे क्या करेगा, जो भी हमारा एरे के अंदर वैल्यूज है वो सबको हटा देगा, मेमोरी रिलीज नहीं होगा, बस उसके अंदर का जो वैल्यू है वो खाली हो जाएगा। यानी कहेगा जो हमारा फ्लैट का मालिक होगा, तो भैया आप रूम खाली कर दीजिए, फ्लैट को तोड़वाएगा नहीं, बस फ्लैट वैसे ही रहेगा, एलिमेंट्स को निकाल देगा। जैसे इसका भी हम जानते हैं कि इंडेक्सिंग जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही रहता है ना। तो मैं चाहता हूँ ये जो 9 है, बस 9 को हटाना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है x डॉट इरेज, फिर लिखना होगा x डॉट बिगिन, यानी जो वेक्टर का नाम होगा वो बिगिन प्लस, और फिर जो इसका इंडेक्स होगा 3 उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि इसका जो इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा उसको वो क्लियर कर देगा। तो यहाँ पे जो 9 होगा वो हट चुका होगा। तो हमारा जो एरे में तो ऐसा होता नहीं, उल्टा पुल्टा, तो हमारा जो एरे होता है वो कंटीन्यूअस फॉर्म में होता है। फिर क्या होगा कि जब यहाँ पे एलिमेंट हट जाएगा तो वो एलिमेंट जो है यहाँ पे आ जाएगा, और इधर यहाँ वाला एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला एलिमेंट जो है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 10 यहाँ आ गया होगा, 11 यहाँ आ जाएगा, 12 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। इसमें टाइम कितना लगता है, तो इसमें लगता है ऑर्डर ऑफ n टाइम, इसमें लगता है ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। क्यों? क्योंकि ये बस लास्ट का एलिमेंट हटाता है। इसमें क्या करता है कि इसमें क्या होता है, जब मैं एक एलिमेंट को हटाता हूँ तो सबको एक एक बार करके आगे लाता हूँ, तो इसलिए मुझे बिग ऑर्डर ऑफ n टाइम लग जाता है। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि आप बोले कि आपको 2 को हटा दो, जब 2 को हटाओगे तो सारे एलिमेंट्स को क्या करना होगा, आगे लाना होगा, आगे लाना होगा, आगे लाना होगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे n-2 या n-3 ला रहा होगा, तो इसलिए हम उसको ऑर्डर ऑफ n कहते हैं। और इसका ऑर्डर ऑफ 1 ही क्यों आया, ऑर्डर ऑफ 1 ही क्यों आया, क्योंकि बस लास्ट एलिमेंट को हटाना था, लास्ट एलिमेंट को हटा दिया, बाकी से मतलब तो है नहीं, बस एक बार हटा दिया, कहानी खत्म। और इसकी क्या होगी आप खुद फाइंड करो, ये आपका होमवर्क है, और कमेंट में आप इसका आंसर बताओ, ठीक है। अब हम आते हैं साइज एंड कैपेसिटी पे, ये हमारा लास्ट है, साइज एंड कैपेसिटी। साइज और कैपेसिटी मान लो हमसे पूछ रहा होगा, तब हम क्या करेंगे, पहले तो ये साइज और कैपेसिटी में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। मान लो कि हम यहाँ पे देते हैं वेक्टर इंटीजर x, फिर मान लो हम इसके अंदर पुशबैक किए x पुशबैक 3 को, तो 3 यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो अगर मैं इसका बात करूं तो इसका जो साइज होगा वो होगा 1, और कैपेसिटी होगा वो भी होगा 1, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, x डॉट पुशबैक 2 किया, तब क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, डुप्लीकेट होकर 2 हो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका साइज जो होगा वो 2 हो जाएगा, और कैपेसिटी जो होगा वो भी 2 हो जाएगा। फिर मान लो कि v डॉट पुशबैक 12 कर दिया, तो इसका क्या करेगा, अब इसको डबल कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, और ये खाली रहेगा। तो अब जो हमारा साइज होगा वो होगा हमारा 3, और जो हमारा कैपेसिटी होगा वो होगा हमारा 4, ठीक है। तो आप गेस कर पा रहे होंगे क्या साइज होता है और क्या कैपेसिटी होता है। यानी कि हमारा जो कैपेसिटी क्या होता है कि हमारा जो वेक्टर क्रिएट है उसमें कितने लोग रह सकते हैं, कितने एलिमेंट्स रह सकते हैं, और साइज जो क्या हुआ, कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब मान लो कि मैं यहाँ लिख दूं x डॉट पॉप बैक, यानी क्या हुआ, लास्ट वाले एलिमेंट को यहाँ से हटा दो, लास्ट वाले एलिमेंट को यहाँ से हटा दिया, और मैं आपसे पूछूं कि इसका साइज कितना रहेगा, इसका जो साइज होगा वो हो जाएगा 2, लेकिन कैपेसिटी जो होगा वो 4 ही होगा अभी तक। मान लो कि फिर मैं क्या करूं, x डॉट पॉप बैक अभी भी कर दूं, तो लास्ट वाले एलिमेंट को यहाँ से हटा दिया, ठीक, तब इसका साइज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, और जो कैपेसिटी होगा वो 4 ही होगा। कैपेसिटी कांस्टेंट रहेगा, साइज जो है 1 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा साइज क्या होता है और कैपेसिटी क्या होता है, ठीक। अभी क्या और नया चीज आता है, फ्रंट बैक एट एम्प्टी। अब ये भैया क्या होता है, चलो इसको देखते हैं। मान लो आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है x नाम का, उसके अंदर क्या है कि एलिमेंट्स प्रेजेंट है 1 2 3 4, ठीक है। आप लिखते हो यहाँ पे सी आउट x डॉट फ्रंट, तो ये आपको आउटपुट में देगा यहाँ पे 1। फिर लिखते हो अगर आप सी आउट x डॉट बैक, ठीक है, तो आउटपुट आपको मिलेगा 4, यानी लास्ट वाला एलिमेंट को यहाँ पे निकाल के दे रहा होगा। वेक्टर का नाम और मैं डॉट करके फ्रंट लिखूंगा, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा जो फ्रंट में सबसे आगे वो दे देगा। अगर वेक्टर का नाम मैं डॉट बैक लिख रहा हूँ, तो जो लास्ट में एलिमेंट होगा वो एलिमेंट हमें निकाल के दे रहा होगा। अब ये एम्प्टी क्या दिखाता है, ये बताएगा कि क्या जो हमारा एरे है वो खाली है कि नहीं है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं x डॉट एम्प्टी, मैं यहाँ पे कर देता हूँ सी आउट x डॉट एम्प्टी, क्या हमारा एरे एम्प्टी है, तो एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी जो है तो ऐसे लिखाता है EMPTY, तो हमारा जो एरे है वो खाली तो है नहीं, तो हमें आउटपुट में 0 दे देगा। अब पूरा खाली होता तो हमें आंसर में 1 दे रहा होता। मान लो कि हमारे जो वेक्टर में ये दोनों एलिमेंट्स ना रहे, ठीक है, मान लो कि 2 जगह तो खाली है, फिर भी ये 0 ही देगा। उसको चाहिए कि पूरा खाली है कि नहीं है। जब यहाँ पे 2 भी नहीं हो रहा होगा और 1 भी नहीं हो रहा होगा, तब ये बोलेगा क्या हमारा जो वेक्टर है वो खाली है, तब यहाँ पे ये जो है 1 दे रहा होगा,
ठीक है। अब ये एट क्या है ये आप खुद रिसर्च करो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि ये जो है बहुत कम यूज होता है, सबसे ज्यादा आप इसको और इसको यूज कर रहे होगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे इटरेटर इन ए वेक्टर। भैया ये क्या होता है? मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, उसकी वैल्यूज को हमें प्रिंट कराना है। मान लो वेक्टर हमारे पास x दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुई हैं 4, 8, 10, 12, 0, 1, 2, 3, ये इसका इंडेक्सिंग है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ v डॉट बिगिन, ये जो होता है एक इटरेटर होता है, यानी ये जो है इसको दर्शाता है पहली वैल्यू को। एक होता है हमारे पास v x डॉट बिगिन। x डॉट बिगिन क्या है? ये हमारा दिखाता है फर्स्ट वैल्यू को, ठीक है, जो हमारा पहला वैल्यू है उसको दिखाता है। हमारा जो x नाम से हमारा वेक्टर है और बिगिन करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट आइटम है, उसको दिखाता है। अगर मैं लिखूं x डॉट एंड, ये क्या करेगा? हमारा लास्ट वैल्यू को यहाँ पे दिखा रहा होगा। आप सोचे होगे कि इसको करेगा, लेकिन ये इसको नहीं करता है, ठीक है, ये करता है इसके बाद वाले को, ठीक है, इसको ना पॉइंट करके इसके बाद वाले को पॉइंट करेगा। इसके बाद में तो कुछ है नहीं, यहाँ पे एंड नहीं, एंड मतलब लास्ट वाला नहीं, लास्ट के बाद वाला, ये होगा हमारा x डॉट एंड। जो बिगिन वाला होगा वो हमारा फर्स्ट वाले को फाइंड कर रहा होगा, v डॉट बिगिन ये होगा। अब मान लो मुझे वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करना हो तो इसकी मदद से मैं आराम से करा सकता हूँ। ये क्या है? ये इटरेटर है, ये क्या कर रहा है? इसको पॉइंट कर रहा है। अगर इसको बोलूँ मैं आगे बढ़ो तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको बोलूँ मैं आगे बढ़ो तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको बोलूँ मैं आगे बढ़ो तो यहाँ आ जाएगा। अगर इसका प्रोग्राम मैं कैसे लिख सकता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ फॉर, मैं मान लेता हूँ इसका नाम देता हूँ आई और टी, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑटो, ऑटो आई टी। जो आई टी है वो किस टाइप का है? ऑटो टाइप का है, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, ठीक है, इज इक्वल टू v डॉट एक्स डॉट बिगिन। इसका मतलब क्या समझेगा? ये इसको समझेगा, इस वाले को, ठीक है। ऑटो क्या है? तो ये इसका टाइप है। ये ऑटो मतलब होता क्या है? तो ऑटो मतलब होता है कि जो भी इसका टाइप होगा वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, मुझे डिफाइन नहीं करना होगा कि ये इंट है, फ्लोट है, डबल है, कैर है, ठीक है। ये ऑटो क्या करता है? ऑटोमेटिकली उसको ले लेता है। अगर मैं एक नंबर लूँ i इज इक्वल टू 10 लिखूँ, ठीक है, और इसका अगर मैं लिख दूँ ऑटो, इसका ये जो होगा वो एकदम वैलिड होगा। ये ऑटोमेटिकली ले लेगा कि इसका जो डाटा टाइप है वो क्या है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ले लेगा कि ये इंटीजर टाइप का है। अगर मैं 0.1 लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली ले लेगा कि ये फ्लोट टाइप का है। मैं 0.2, 3, 4, 6, 8 लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली ले लेगा कि ये डबल टाइप का है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, थोड़ा इधर से लिखता हूँ मैं, ऑटो आई टी इज इक्वल टू एक्स डॉट बिगिन आई टी नॉट इज इक्वल टू एक्स डॉट एंड, फिर यहाँ पे आई टी प्लस प्लस, फिर सी आउट। अब मुझे क्या करना है? इसके अंदर के वैल्यूज को प्रिंट कराना है, तो बस यहाँ पे मैं आई टी लिख दूंगा और इसके आगे स्टार लगा दूंगा और यहाँ पे लिखता हूँ एंडल। तो इससे क्या होगा कि इसका जो वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे एंडल लिख देते हैं या फिर यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो भी वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। तो होगा क्या इसमें? ये जो आई टी है वो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, फिर वो यहाँ पे चेक करेगा कि जो आई टी है वो एक्स डॉट एंड के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है बराबर तो क्या करो कि इसको प्रिंट कर दो, ठीक है। ये स्टार जो बोलेगा कि इसके अंदर जो वैल्यू रखी है उसको प्रिंट करा दो, तो यहाँ पे आएगा, तो 4 को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर क्या करेगा? आई टी को यहाँ पे 1 से इंक्रीज करेगा, तो आई टी जो है वो यहाँ पे आ गया, ठीक। फिर यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा, फिर यहाँ पे इस 8 को लाके यहाँ पे प्रिंट कर देगा। फिर यह क्या करेगा? इसको इंक्रीज करेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। क्या ये जो इटरेटर है इसके बराबर है? तो नहीं है, तो क्या करेगा? इसको इंक्रीज करके यहाँ पे ला देगा, ठीक है, यहाँ पे लाएगा, फिर इसको प्रिंट करेगा, फिर जब प्रिंट हो गया तो आएगा, इसको इंक्रीज करेगा और फिर यहाँ पे क्या करेगा? कंडीशन को चेक करेगा, क्या ये इटरेटर इसके बराबर है? तो नहीं है, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे 12 को प्रिंट कर देगा, फिर जब प्रिंट कर देगा फिर इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज करके यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या होगा? ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये कंडीशन जो है ब्रेक हो जाएगा। बस ये हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएगा। अब देखो इसी क्या होता है, उल्टा भी होता है। उल्टा क्या होता है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, जस्ट सेकेंड। एक होता है हमारे पास x डॉट आर बिगिन और एक लिख सकता हूँ मैं x डॉट आर एंड। अब ये दोनों क्या होता है? इसका मतलब है ये है कि मैं रिवर्स के बिगिनिंग से स्टार्ट करूंगा। अगर वैसे मान लो हमारे पास ये यहाँ पे एरे दिया हुआ है 4, 8, 10 और 12, यानी कि ये जो आर बिगिनिंग है वो कुछ इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, और आर एंड क्या होगा? वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। ये होगा आर डॉट आर बिगिन, ये होगा आर एंड। और ये जितने भी सारे नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक गिटहब का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाओगे तो सारी चीजों को डाउनलोड कर सकते हो। बस देख लेना है कौन सा डे है ये। तो आई थिंक ये जो है डे 29 है, मतलब लेक्चर 29 है, तो 29 में जाओगे तो वहां पे आपको मिल रहा होगा। बस सिंपल से यहाँ पे उल्टा है कि जो बिगिन है यहाँ पे पहले वाले को पॉइंट कर रहा था, इसमें आर बिगिन जो है लास्ट वाले को देख रहा होगा। यहाँ पे एंड क्या है?
एंड क्या है, तो एंड जो है इसको पॉइंट कर रहा था, तो इसमें आर जो एंड होगा वो इसको पॉइंट कर रहा होगा। ये REND है, कुछ और मत समझ जाना, मैं अच्छे से लिख देता हूँ REND। एक और तरीका है हमारे पास प्रिंट करने का, सिंपल सा, तो वो हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है कि 4 6 8 10 x वेक्टर x, तो हम इसको सिंपल से ऐसे लिख सकते हैं 4 i इज इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन x माइनस x डॉट साइज और i प्लस प्लस, और यहाँ पे हम सी आउट कर सकते हैं vi को। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो वेक्टर होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इससे क्या पता चलेगा कि हमें कि वेक्टर का जो साइज है वो कितना है। यहाँ पे अगर साइज 4 है तो 4 यहाँ पे दिख देगा हमें आउटपुट, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे 4 ले लेगा। भले इसका कैपेसिटी जो है वो 8 भी रहे, 1 2 3 8 कैपेसिटी रहे, फिर भी यहाँ पे जो साइज है वो 4 ही लेगा। साइज आपको पता ही है, साइज और कैपेसिटी में डिफरेंस। अगर मैं x डॉट साइज करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 4, और करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 4, और x डॉट कैपेसिटी करता हूँ तो वो मुझे मिलेगा 8। ठीक है, अब मान लो कि आपको सॉर्टिंग करना है। ठीक है, अब आपको करना है सॉर्टिंग, जो कि हम शुरू में बात किए थे। तो ये जो है सॉर्टिंग कैसे करेंगे, तो हम एरे में तो कर नहीं रहे हैं, तो वेक्टर कर रहे हैं, तो वेक्टर पे ही मैं आपको करके दिखाऊंगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास वेक्टर x है, यहाँ पे हम उल्टा पुल्टा लिख देते हैं 4 6 5 1 2, ये हमारा वेक्टर दिया हुआ है। इसको मुझे क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो इसमें सिंपल सा करना है, सॉर्ट x डॉट, यानी जो भी एरे का नाम है, बिगिन कि मुझे यहाँ से सॉर्ट करना स्टार्ट करना है, कॉमा x डॉट एंड, और बस ये जो हमारा वेक्टर है वो सॉर्ट हो चुका है। ये हमारा जो एंड है यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, तो हमारा जो वेक्टर है वो सॉर्ट हो गया, बस इतना ही। यानी कि हमारा जो वेक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक सॉर्ट कर दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा वेक्टर है उसको सॉर्ट कर दीजिए, तो जो सॉर्ट हो जाएगा तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा 1 2 4 5 6, बस एक लाइन, और हमारा जो वेक्टर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। मैं लिखना है सॉर्ट, और जो भी वेक्टर का नाम हो, फिर डॉट बिगिन, फिर कॉमा, फिर जो भी वेक्टर का नाम हो डॉट एंड, हमारा जो वेक्टर है वो सॉर्ट हो गया। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना हो तो सिंपल से लिखना है सॉर्ट x डॉट बिगिन x डॉट एंड, फिर लिखना होगा कॉमा ग्रेटर ग्रेटर, और फिर यहाँ पे लिखना होगा, अगर int टाइप का है तो int, और फिर यहाँ पे ऐसे करके ब्रैकेट डालूंगा और यहाँ पे खत्म। इससे वो क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो कुछ ऐसा आ रहा होगा 6 5 4 2 1। ठीक है, ये हमारा सिंटेक्स है इसका। मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ जिससे आप पढ़ने में आसानी हो, जैसे यहाँ से ये आएगा और यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो चुका हमारा जो वेक्टर है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट। अब मान लो कि हमें क्या करना हो, किसी एलिमेंट को सर्च करना हो। सर्च करना हो तब क्या करेंगे, क्या हमें किसी का लोअर बाउंड ढूंढना हो, किसी का अपर बाउंड ढूंढना हो, तो क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। मान लो कि हमारे पास वेक्टर नाम है x। ठीक है, तो अभी सब क्या करते हैं, कोड पार्ट पे चलते हैं। कोड पार्ट पे सारी चीजों को समझ रहे होंगे, हम सर्च को भी वहीं देख लेंगे, थ्योरी तो बहुत देख लिया अभी तक। ठीक है, तो कोड पार्ट में भी समझते हैं तो सही रहेगा। स्टार्टिंग से सारी चीजों को शुरू करेंगे, फिर सर्च पे आएंगे तो सर्च का भी करेंगे, फिर यहाँ पे हम काउंट मैक्स मिन को भी देख रहे होंगे, ये भी देख लेंगे, फिर हम लोअर एंड अपर बाउंड को भी देख लेंगे, इसको भी देख रहे होंगे। चलिए हम चलते हैं अपने वेक्टर को देखते हैं। ठीक है, तो हमारा DSSCPP ये है, और इसको हम ओपन विथ कोड कर लेते हैं D29। यहाँ पे मात्र इसको फोल्डर बनाते हैं। अब हम यहाँ पे कोड कर रहे होंगे, तो हम लिखते हैं हैश इंक्लूड iostream डॉट आई, फिर लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। इतना तो जो चीज़ें हैं हमें याद हो चुकी हैं। ठीक है, फिर लिखते हैं हम इंट मेन। तो सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं कि हम वेक्टर को क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। तो हम लिखेंगे हैश इंक्लूड, ये आ गया वेक्टर। इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि हम उसको पता चलेगा कि हम वेक्टर को इंक्लूड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं क्रिएट वेक्टर। ठीक है, या फिर डिक्लेयर। ठीक, तो मैं उसको कैसे दे सकता हूँ, वेक्टर और इंट और VEC नाम। ठीक है, नाम दे दिया हमने। तो मान लो कि मुझे क्या करना है, इसका साइज और कैपेसिटी देखना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइज एंड कैपेसिटी के लिए। ठीक है, साइज और कैपेसिटी, तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो अगर मैं देता हूँ यहाँ पे सी आउट, अगर साइज में लिख देता हूँ वेक्टर का नाम डॉट साइज, और यहाँ पे एंडल करता हूँ, अगर मैं इसको रन कराऊँ तो यहाँ पे जो साइज है वो देखो 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो साइज जो है वो 0 आ रहा है। अब मान लो कि यहाँ पे कैपेसिटी देखना है मुझे, तो यहाँ पे बस साइज की जगह पे मैं कर दूंगा कैपेसिटी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन कराता हूँ, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, साइज यहाँ पे कैपेसिटी मैंने नहीं लिखा, कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पे मैं CLS अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे जो स्क्रीन होगा वो क्लियर हो जाएगा।
मैं इसको रन कराता हूँ। देखो साइज है 0, कैपेसिटी है 0, ठीक है। अब सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बस यहाँ पे कमेंट डाल रहा हूँ और जो बस एंटर कर रहा हूँ तो डायरेक्टली मेरे में कोड लिख के कैसे आ जा रहा है। तो वो एक एक्सटेंशन है ब्लैक बॉक्स नाम से, उसको आप यूज करोगे तो आपको भी यहाँ पे आते रहेगा। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बस आपको हेल्प के लिए मैं बता दिया, लेकिन आप खुद से ही करोगे तो ज्यादा आपका टाइपिंग स्पीड और सारी चीजें बढ़ेंगी। अब मान लो कि मैं इसके अंदर एलिमेंट्स को डाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एलिमेंट्स को डालना शुरू करता हूँ, मैं एलिमेंट्स को पुश करना शुरू करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेक्टर डॉट पुश बैक 1, ठीक है। फिर मान लो कि मैं यहाँ पे एलिमेंट डालता हूँ वेक्टर डॉट पुश बैक 2, 2 चीजें डाला यहाँ पे रन कराया। पहले क्लियर कर दूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इन दोनों चीजों को नीचे करना होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसको रन कराता हूँ। तो देखो साइज 2 है, कैपेसिटी 2 है। अब मान लो कि मैं क्या किया कि इसके बाद एक और एलिमेंट डाल दिया पुश बैक 3 किया, तो यहाँ पे कैप साइज जो है 3 आया, कैपेसिटी जो है वो 4 आया। अगर मैं चलूँ अपने नोट्स पे, अगर मैं आपको जो पढ़ाया था वो अगर मैं दिखाऊं तो आपको भी अगर पता चलेगा। यहाँ पे जो बताया था कि कैसे यहाँ पे साइज 3 था और कैपेसिटी यहाँ पे 4 आया था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको एक एलिमेंट को हटा दूँ, यहाँ पे पीओपी कर दूँ, पॉप, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँ, रन कराऊँ, तब देखो मेरा जो साइज है वो 2 हो चुका है, कैपेसिटी जो है वो 4 हो चुका है, ठीक है। कैपेसिटी 4 है और जो साइज जो है हमारा 2 हो चुका है, क्योंकि हमने लास्ट के एलिमेंट को हटा दिया है, ठीक है। अब मान लो चलो कि मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको कमेंट कर दिया और दोबारा से कोड को रन करा दूँ। मेरा साइज 3 है, कैपेसिटी 4 है, ये हमारा आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो हमारे सेकेंड वाला एलिमेंट है इसको मैं 2 को चेंज करके 10 बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तब मैं कैसे कर सकता हूँ, तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अपडेट वैल्यू, ठीक है। अपडेट वैल्यू करने के लिए वेक्टर का नाम और जिस इंडेक्स में आपको डालना है, मान लो हमारे फर्स्ट इंडेक्स में डालना है, तो v1 कर दिया और यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा तो सक्सेसफुली जो होगा रन हो जाएगा। देखो यहाँ तक तो हमने देख लिया, अभी तक हमने प्रिंट नहीं कराया है। अभी हमने देखा कि हम उसके अंदर वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं, कैसे कैपेसिटी और साइज देख सकते हैं। अब मुझे क्या करना हो, मुझे एक और देखना हो, मुझे एरे को क्या करना हो, हमें इनिशियलाइज करना हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और वेक्टर बना लेते हैं, इसी को डुप्लीकेट करके इसका नाम ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। VEC1 कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा एक नया एरे बन गया, नया वेक्टर बन गया। और मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर इसका साइज जो है वो मैं देता हूँ 6 और सारे जो एलिमेंट्स है वो 1 दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसका कैपेसिटी और साइज का यहाँ पे प्रिंट कराने की कोशिश करूँ तो वो कितना आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे इसका वेक्टर 1 है यहाँ पे, तो वेक्टर 1 दे देता हूँ, यहाँ भी वेक्टर 1 दे देता हूँ। साइज ऑफ VEC1, कैपेसिटी ऑफ VEC1। इससे क्या होगा कि वेक्टर 1 का मुझे पता चल रहा होगा। तो यहाँ मैं CLS कर देता हूँ, जिससे क्लियर हो जाएगा स्क्रीन। अब मैं इसको रन कराता हूँ। जब रन कराऊंगा तो साइज जो है पहले वाले में बस साइज दिखा रहा है, साइज 3 है, कैपेसिटी 4 है, और साइज ऑफ वेक्टर 1 जो है वो 6 है, और साइज कैपेसिटी ऑफ वेक्टर 1 जो है वो 6 है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ कि यहाँ पे मैं वेक्टर 1 के अंदर, VEC1 के अंदर पुश बैक कर रहा हूँ 31 को, ठीक है। 31 को उसके अंदर पुश बैक कर रहा हूँ। तब हम देखेंगे कि यहाँ पे इसका वेक्टर 1 का, यहाँ पे मैं इसको डाल लेता हूँ साइज ऑफ वेक, इससे पता चल रहा हो कि कौन किसका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे वेक्टर 1 का साइज और नॉर्मल वेक्टर का साइज, CLS का। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वेक्टर 1 में हमने एक और एलिमेंट को ऐड कर दिया है। अब इसको रन कराते हैं, तब देखो क्या हुआ, यहाँ पे भी एरर थ्रो कर दिया। बोला क्या कि पुश बैक 31 नहीं हो रहा है, नहीं बोला कि VEC1 डज नॉट नेम इट टाइप, नाम तो सही है तो दिक्कत क्यों दे रहा है। इसको उठाते हैं, यहाँ पे डाल के देखते हैं। देखो अब क्या हुआ, बस थोड़ा कोड में एरर था, मतलब इधर उधर हमने लिख दिया था इसीलिए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, साइज ऑफ वेक्टर जो है वो 3 है, कैपेसिटी जो है 4 है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या था, वेक्टर के अंदर एलिमेंट को डाला था। मान लो कि यहाँ पे हम जो साइज है वो 8 है और जो कैपेसिटी है वो 12 हो चुका है, क्योंकि ये 6 को 2 टाइम कर दिया है, 6 को 2 टाइम 12 हो गया है। और यहाँ पे साइज 8 आ रहा है, क्यों, क्योंकि एक बार यहाँ भी जा रहा है, एक बार यहाँ भी जा रहा है। अगर मैं क्या करूँ, इसको कमेंट कर दूँ, ठीक है, तब देखना यहाँ पे 7 एलिमेंट्स जा रहे होंगे। तो मैं इसको रन कराऊँ तो यहाँ पे साइज जो है 7 है, कैपेसिटी जो है वो 12 है। अगर मैं क्या करूँ, एक और वेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे इनिशियलाइज करता हूँ, VEC2 या फिर इसको 2 दे देता हूँ, और मैं इसको कुछ ऐसा इनिशियलाइज कर सकता हूँ, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 45, 48, 89, 65, 1, 2, 3, ठीक है, ये दे दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसका जो साइज और कैपेसिटी इसको देखने की कोशिश करता हूँ। तो साइज ऑफ VEC2 और साइज ऑफ VEC यहाँ भी 2 करना होगा, यहाँ भी 2 करते हैं, यहाँ भी 2 करते हैं, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, वेक्टर 1, वेक्टर 2 और वेक्टर 3 का कोड साइज देखने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ से इसको हटा के मैं यहीं पे कर देता हूँ, थोड़ा सा कोड को सेपरेट कर देता हूँ कि सब कोड आसानी से दिखे अच्छे से। ये हो गया वेक्टर 1 के लिए, वेक्टर 0 के लिए, वेक्टर 1 के लिए, वेक्टर 2 के लिए, ठीक है। और वेक्टर 1 ने 0 यहाँ पे है, वेक्टर 1 यहाँ पे है, वेक्टर 2 जो है यहाँ पे है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कोड को रन कराता हूँ। अब देखो तो साइज ऑफ VEC जो है 3 है, कैपेसिटी 4 है। साइज ऑफ VEC 1 है 7 है, कैपेसिटी जो है 12 है। साइज ऑफ VEC 2 जो है 11 है, कैपेसिटी जो है 11 है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर दूं और यहाँ पे इसको VEC 2 कर देता हूँ। वेक्टर 2 में मैं क्या करता हूँ कि एक एलिमेंट को डाल देता हूँ, तब देखना यहाँ पे साइज जो है कितना होगा। यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। अब मैं इसको दोबारा से कोड को रन कराता हूँ। कोड को दोबारा रन कराता हूँ तो यहाँ पे जो साइज है वो तो 12 हो गया है, लेकिन कैपेसिटी जो है वो डबल हो चुका है, ठीक है। अब मान लो कि जैसे कि मैं क्या करूं कि मैं वेक्टर 3 के अंदर से, सॉरी वेक्टर 2 के अंदर से एक पॉप बैक कर दूं, ठीक है। मान लो वेक्टर 2 जो है उसके अंदर से मैं क्या करता हूं, पॉप बैक कर देता हूं, ठीक है। पॉप बैक कर देने से क्या होगा कि यहाँ पे जो एक एलिमेंट होगा वो तो गायब हो जाएगा भैया, ठीक है। चीजें तो ये तो गायब हो जाएंगी। तब देखते हैं कि कितना होता है हमारा साइज। तो हमारा जो साइज ऑफ वेक्टर 2 है वो इधर 11 रहा, 11 हो गया, लेकिन जो हमारा कैपेसिटी है वो बढ़ चुका है। वो क्या किया, एक बार फ्लैट ले चुका है, अब वो वहां से नहीं हटने वाला है, भले कम हो या ज्यादा हो। ज्यादा अगर हो जाएंगे तब वो क्या करेगा, फिर दूसरा जगह अलॉट करेगा, लेकिन अब वो वहीं पे रहेगा। अब मान लो कि हमें क्या करना है, कैसे निकालते हैं v pop से आपको पता ही हो गया है, ठीक है। मान लो कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया वेक्टर बनाते हैं, ठीक है। क्रिएट करते हैं एक नए वेक्टर को डिलीट करने के लिए, डिलीट सीखने के लिए, डिलीट सीखने के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर VEC, यहाँ पे 3 नाम देते हैं। 3 तो है नहीं अवेलेबल, तो 3 नहीं है, 3 नहीं है। हम इसके अंदर क्या करते हैं, पॉप बैक पुश बैक करते हैं। पहले तो पुश बैक करके कुछ एलिमेंट्स डालेंगे, तो कुछ पुश बैक करते हैं और इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि सबके साथ 2 डाल दिया, फिर एक नीचे करके यहाँ पे 3 डाल दिया, एक नीचे करके 4 डाल दिया, एक नीचे करके 5 डाल दिया, एक नीचे करके 6 डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स जो है हमने डाल दिया है, एलिमेंट्स डाल दिया। तो इससे क्या हो, अगर मैं इसका साइज और कैपेसिटी को रन कराना चाहूँ तो जिससे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके इसको पुट करता हूँ, ठीक है। साइज ऑफ VEC 3 एंड कैपेसिटी ऑफ VEC 3, सॉरी थोड़ा सा उल्टा बोल दिया मैंने। यहाँ पे साइज ऑफ VEC 3 एंड कैपेसिटी ऑफ VEC 3 के लिए यहाँ पे मुझे VEC 3 करना होगा, VEC 3 यानी कि वेक्टर 3, ठीक है। और मैं इसको क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ यहाँ से, मैं दोबारा से कोड को रन कराता हूँ, ठीक है। तो हम क्या देख रहे होंगे, यहाँ पे जो साइज जो है वो 0 है और कैपेसिटी जो है 0 है। क्यों? क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो वेक्टर के अंदर जा चुके हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे साइज ऑफ वेक्टर जो है वो 3 ही है और कैपेसिटी जो है 4 ही है। क्यों? क्योंकि ये जो हमने वैल्यूज डाला है ये रन हो जाने के बाद ही यहाँ पे डाला है। अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, VEC 3 करना होगा, ठीक है। VEC 3 करना होगा, 3 कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन कराता हूँ। अब मैं दोबारा से इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ तो आप क्या देख रहे होंगे कि जो साइज ऑफ वेक्टर है 3 है वो 3 है और जो कैपेसिटी है वो 8 है। क्यों? क्योंकि पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये, तो देखो हुआ क्या, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ तो 1 बनाया, फिर दूसरा लाइन एग्जीक्यूट हुआ तो 2 बनाया, इसको डबल करके 2 बनाया, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ तो 3 बनाया, फिर इसको एग्जीक्यूट किया, ये जो एग्जीक्यूट हुआ था तो 2 बनाया था, ये जो एग्जीक्यूट हुआ तो 4 बनाया, क्योंकि डबल किया। फिर चौथे वाले एलिमेंट को चुपचाप उसके अंदर डाल दिया चौथे में, फिर 5वें को बनाने के लिए वो 4th वाले को डबल किया, 8 किया, फिर ये भी डाल दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें से मैं चाहता हूँ कि निकाल दो। तो डिलीट करने के लिए तो हम लिखते हैं यहाँ पे सिंपल सा पॉप बैक, ठीक है। तो यहाँ से इसको कॉपी किया और मान लो यहाँ पे इसको डाल देता हूँ, ठीक है, VEC 3 पॉप बैक। तब जो हमारा VEC जो 3 होगा वो यहाँ पे 6 एलिमेंट ही आ रहा होगा, ठीक है। मैं इसको दोबारा से रन कराता हूँ। तब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे बस 5 ही एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में सारी चीज़ों को क्लियर कर देना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूंगा VEC 3 डॉट इरेज और VEC 3 डॉट बिगिन +1, ठीक। और यहाँ पे देंगे हम ब्रैकेट, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसको रन कराऊँ, तब देखो यहाँ पे साइज, इससे क्या हुआ कि हम एक एलिमेंट को इसमें से हटा चुके हैं। मान लो बिगिनिंग से हमें एक एलिमेंट को हटाना था और मान लो कि मैं क्या करता हूँ, इसको नहीं हटाता हूँ, बस इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। तब देखो हमारा एक और एलिमेंट हट चुका है, ठीक है। पहले हमारा कितना था, 6 था, एक हमने इससे हटाया, एक हमने इससे हटाया, बिगिनिंग वाला इससे हटा दिया, ठीक है। अब मान लो कि हमें इसको हटाना था, 3rd वाले को, तो +3 यहाँ पे लिखते तो 3rd वाले इंडेक्स का हट जाता। अब देखो मुझे क्या करना है, साइज के बारे में पता करना है, तो मैं सिंपल सा यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 में फॉर लूप देता हूँ और प्रिंट वेक्टर करूंगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4i और वेक्टर
आई लेस देन वेक्टर डॉट साइज, और फिर यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस दे रहे होंगे, और फिर हम सी आउट कर रहे होंगे VEC3 को। ठीक है, बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब थोड़ा क्लियर करके दोबारा से रन करा देते हैं। तो रन कराते हैं हम, तो यहाँ पे हमें जो एलिमेंट्स जो बचे हैं, यानी हमने फर्स्ट वाले को तो हटा ही दिया है, इसकी वजह से हम फर्स्ट वाले को हटा चुके हैं। तो हमारा बचा ये ठीक, और पीछे से हमने पॉप बैक भी कर दिया यहाँ पे, तो हमने एक तो हट ही चुका है। अगर मैं पॉप बैक ना करूँ तब देखते हैं क्या होता है। मैं इसको दोबारा से रन कराऊंगा तो हमारे पास 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आगे से एक एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट करा दूँ। ठीक है, मान लो कि मैं चाहता हूँ कि सेकंड इंडेक्स पे एक वैल्यू को डाल दूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपल से आते हैं हम यहाँ पे और लिखेंगे VEC3 डॉट इंसर्ट, और फिर क्या लिखेंगे हम, VEC3 डॉट बिगिन से हम चाहते हैं कि किस इंडेक्स पे हो, तो वो हो जाए सेकेंड इंडेक्स पे, +2 कर देते हैं, कॉमा कौन सा एलिमेंट हो, तो 5000। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको रोक देते हैं, और हम क्या करते हैं, इसको जरा डुप्लीकेट कर लेते हैं और नीचे लेके आ जाते हैं, जिससे हमें पता चले बिफोर आफ्टर। ठीक है, हम इसको अगर रन कराते हैं तब देखो, तो पहले तो हमारा ये एलिमेंट था, जैसे देखो यहाँ पे आ चुका है, ऊपर वाला प्रिंट नहीं हुआ क्या, यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट था वो यहाँ पे आके इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, मान लो कि हम क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं, जरा थोड़ा आते हैं ऊपर। अब जैसे कि हमने VEC1 में कुछ किया था, तो हम यहाँ पे आते हैं, करते हैं प्रिंट वेक्टर। ठीक है, तो आगे हमारा कोड ये कर दिया हमने, इसको एग्जीक्यूट, बस हमें इसको क्या करना होगा, क्लोज करना होगा, Alt+F कर देते हैं, चीजें फॉर्मेट भी हो गई। तो वेक्टर 1 जो था हमारा, वेक्टर 1 में हमने क्या किया था, पुश बैक 1 किया था। ठीक है, 1 किया था यहाँ पे, लेकिन बाद में हमने क्या किया था, इसको अपडेट करके ये कर दिया था। तो उसको क्या करते हैं हम, इसको अपडेट करने से पहले और बाद का वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सी आउट कर देते हैं एंडल को, सी आउट एंडल। ठीक है, Alt+F करते हैं, तो ये जो होगा हमारा पहले का प्रोग्राम, पहले का वेक्टर दिखाएगा, ये जो होगा हमारा बाद का वेक्टर दिखाएगा। ठीक है, प्रोग्राम को रन कराते हैं, तब देखो हमारा जो पहला वेक्टर था वो क्या था, 1 2 3, बाद में क्या हुआ, 1 10 3, हम बाद में क्या किए, वैल्यू को चेंज कर दिए थे। ठीक है, अब जैसे मान लो मुझे क्लियर करना है, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ VEC डॉट क्लियर। ठीक है, सिंपल हमने क्लियर कर दिया। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे और जो साइज है वो 0 हो चुका होगा, और इसके अंदर भी कुछ नहीं हो रहा होगा। ठीक है, दोबारा से रन कराते हैं, तो अभी भी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे इसको यहाँ पे रखे हैं, तो इसको ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रख के अब जरा देखना, तो यहाँ पे जो ब्लैंक हो गया एरे, और यहाँ पे जो साइज है वो 0 हो चुका है। ठीक है, क्लियर हमारा कुछ ऐसे काम करता है। जितना सी आउट वाला है, इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा कमेंट कर देता हूँ कि हमारा आउटपुट में दिक्कत ना आए। ठीक है, अगर मैं अभी प्रोग्राम को रन कराता हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा होगा, एकदम ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे वेक्टर 3 है, इसको मैं यहाँ से निकालता हूँ, इसको यहाँ से कट करता हूँ और लाता हूँ सबसे नीचे। ठीक है, यहाँ पे लाके इसको पुट किया, वेक्टर मैं 5 कर देता हूँ इसको, और सबसे नीचे लाके इसको मैं वेक्टर 5 बनाता हूँ, एक दूसरा वेक्टर 5, और यहाँ पे इसका मैं नाम थोड़ा एलिमेंट्स चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या हुआ, हमारा एक वेक्टर बन गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, Alt+F तरह कर लूँ, मैं लिखता हूँ सी आउट VEC 5 और 0, तो क्या होगा, मुझे फर्स्ट इंडेक्स का जो एलिमेंट होगा वो मिल रहा होगा। तो मैं इसका रन कराता हूँ, सेलेक्ट कर लिया था इसलिए ऐसे एरर आ गया। तो 12 हमें मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ना। ठीक, एक और तरीका है, मैं लिख सकता हूँ सी आउट VEC 5 डॉट फ्रंट, अगर मैं फ्रंट यूज करता हूँ और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, मैं तो दोनों वैल्यूज आ जाएंगे। अब मैं इसको रन कराऊँ तभी भी मुझे 12 ही मिल रहा होगा, तो भैया मिल रहा है आराम से। अब मान लो कि मुझे लास्ट वाले को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंडर लगा ही देता हूँ। ठीक है, और यहाँ भी एंडर लगा देता हूँ। लास्ट वाले के लिए भी सेम कहानी है, बस इसको डुप्लीकेट करते हैं हम। अब ये यहाँ पे देखो, इस 0 की जगह पे वेक्टर VEC 5 डॉट साइज -1 ये कर रहे होंगे, और इसके जगह पे, इस फ्रंट की जगह पे VEC के कर देंगे बैक, तभी जो हमारा एलिमेंट होगा वो प्रिंट हो रहा होगा, फ्रंट और बैक। मैं इसको दोबारा से रन कराता हूँ, तो जो फ्रंट के लिए है 2 यहाँ पे आया, तो 12 और लास्ट वाले के लिए 123 2 यहाँ पे प्रिंट हो गया। 2 तरीके से हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। अब देखो, मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर बना हुआ है ये, अब मुझे क्या करना है, इस वेक्टर का वैल्यू जो है कॉपी करके किसी और वेक्टर में डालना है। तब हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था, कॉपी पेस्ट किया था, लेकिन एक और तरीका हमारे पास है। कौन सा तरीका है, तो वो जरा देख लेते हैं। मान लो हमने वेक्टर बनाया, वेक्टर इंट, ठीक, x नाम से। ठीक, अब हम यहाँ पे डालते हैं कॉपी वैल्यू ऑफ वन वेक्टर टू अनदर। ठीक है, हमें ये करना है। ठीक है, सिंपल सा लिखेंगे
x इज इक्वल टू वेक्टर 5, यानी वेक्टर 5 के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं वो x के अंदर चली जाएंगी। अगर हम इसको रन कराते हैं तो बस ये तो चला गया है वैल्यूज। अगर मैं इसको दोबारा इसको थोड़ा कॉपी कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे सारी चीज़ों को देख सकता हूँ। कॉपी करूँ और यहाँ पे लाता हूँ, इसको जरा पेस्ट करूँ और इन तीनों लाइनों को कमेंट से हटाऊँ जरा, और यहाँ पे भी इसी की जगह पे हम x कर देते हैं और यहाँ भी x कर देते हैं। ठीक है, तब हमारे इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो तो आ जाएंगी। ठीक है, हम इसको जरा रन कराएं, कुछ तो छूट रहा है, डायरेक्ट कोड ही लिख लेते हैं, प्रिंट वेक्टर x। वेक्टर x को प्रिंट करने के लिए हम आते हैं, कोड लिखते हैं फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i जो है लेस देन होना चाहिए x डॉट साइज से, और फिर हम क्या करेंगे, कमांड देंगे। हो गया हमारा कोड। अब इसको जरा रन कराते हैं। यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है भैया, क्योंकि हम उससे भी बाहर निकल चुके हैं मेन फंक्शन से। अब देखो, अब हमारा जितने भी एलिमेंट्स है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, हमारा जो मेन फंक्शन का ब्रैकेट था उसी से हम बाहर निकल गए थे, उसी को हटा दिए थे। अब देखो, मान लो कि हमारे पास जो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, वेक्टर x दिया हुआ है, उसके वैल्यू को हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे भैया, सीधे आएंगे हम नीचे, लिखते हैं सॉर्ट वेक्टर x। वेक्टर x को हमें सॉर्ट करना है, तो वेक्टर x को सॉर्ट करने के लिए हम सिंपल से लिखेंगे सॉर्ट x डॉट बिगिन, ठीक, कॉमा x डॉट एंड। हो गया, और यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे। अब इसको रन कराते हैं, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ बता रहा है, गड़बड़ कुछ तो नहीं है। हम इसको रन कराते हैं तो देखो यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो कोड है, कोड नहीं, जो हमारा कंपाइलर है उसके चलते दे रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर सकते हैं। तो ऑनलाइन CPP कंपाइलर लिख सर्च करते हैं, खुल गया। यहाँ पे आते हैं और यहाँ से कोड को कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर आते हैं, यहाँ से ऊपर का 3 लाइन यहाँ पे डाल दिया मैंने, और फिर इसको हटाते हैं और फिर नीचे का बाकी, नीचे कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया, चले इसके अंदर पुट कर दिया। अब हम रन करते हैं इसको, यहाँ पे बीजेपी का एडवर्टाइजमेंट भी आ रहा है। तो देखो हमारा जो ये था, जो हमारा हैश इंक्लूड एल्गोरिदम छूट रहा था। कभी कभी इसके वजह से क्या होता है, हमें एरर देता है। हैश इंक्लूड एल्गोरिदम हमने यहाँ पे यूज कर लिया, तब देखो हमारा जो एक एरे था पुराना वाला, उसको हम पहली बार प्रिंट कराए तो यहाँ पे वो आया 12, 5, 6 करके ऐसे आया। फिर हमने क्या किया, एक सी आउट एंडल दे दिया, सी आउट एंडल से यानी कि नेक्स्ट लाइन में आना। फिर हमने क्या किया, सॉर्ट कर दिया, तब यहाँ पे इसको दोबारा से हमने प्रिंट कराया, तो हमारा जो कोड था वो प्रॉपरली वर्क कर रहा था। अब हम हैश इंक्लूड एल्गोरिदम को अगर हम चले अपने VS कोड में यूज करें, जैसे कभी कभी होता है कि हमें दिक्कत देता है, ठीक है, तब हमें नहीं देना चाहिए। अब देखो यहाँ का जो एरर है वो हट चुका है, ठीक है, देख रहे हो तो यहाँ पे एरर हट चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, नीचे लाते हैं, इसके नीचे यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, Alt Shift F कर देते हैं और चीजें जो फॉर्मेट हो जाएंगी इसको क्लियर करते हैं, दोबारा से इसको रन कराते हैं। तब देखो हमारा जो एक हमारा एरे दिया हुआ है ऐसे दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे एंडल नहीं यूज किया तो हम एंडल यूज कर लेते हैं, सी आउट एंडल, ठीक है, सी आउट एंडल यूज कर लिया। अब हम इस कोड को रन कराते हैं, कोड को रन कराया तो हमारा एक एरे ये आया, दूसरा एरे ये आया, ठीक है। अब मान लो कि हमें क्या हुआ कि जो सॉर्ट कर रहे हैं अब रिवर्स ऑर्डर में भी सॉर्ट करना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेम इसी चीज को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर देते हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं, थोड़ा सा कोड को बड़ा कर दे और इसके बाद हमें लिखना होगा कॉमा ग्रेटर, और फिर किस में है, इंट में, इंट, और सिंपल से ऐसे दे देंगे हम, तो हमारा जो है वो रिवर्स ऑर्डर में भी सॉर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पे इसको डाल लेते हैं, इस एंडल को भी यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल लेते हैं, जिससे हमें पता चले। Alt Shift F, इसको क्लियर किया, यहाँ पे इसको रन कराते हैं, ठीक है। एक हमारा नॉर्मल सॉर्ट जो एरे था वो आया, फिर दोबारा जो सॉर्ट आया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, दोबारा जो सॉर्ट आया वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हमारे पास एक और तरीका है इसको करने का, तो जैसे हम यहाँ से यहाँ तक की चीज़ों को, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं और आते हैं यहीं पे हम पुट करते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारे पास ये आ जाए सॉर्ट, ये एंडल आ गया, और यहाँ से हम सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं आर बिगिन और यहाँ पे r.end, ये भी कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो सॉर्ट हो जाएगा। अगर हम क्या करें, दोबारा रन कराते हैं, तो देखो एक बार हमारे पास ऐसे रन हुआ था, एक बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एक बार और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एक बार हुआ इसके लिए, एक बार हुआ इसके लिए, ठीक है, यानी हम इससे भी डिक्रीजिंग ऑर्डर ले सकते हैं, ठीक है। अब मान लो हमें सर्च यूज करना है, ठीक है, थोड़ा हम इसको कमेंट कर दें, तो हम यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक के एलिमेंट्स को कमेंट कर देते हैं। ये तो बस प्रिंट करने के लिए रहेगा ही, दोबारा से इसको रन करा के हम देख ले क्या क्या आता है। तो बस हमारा एलिमेंट जो है वही आ रहा है। अब हमें क्या करना है, सर्च करने के लिए, सर्च कैसे करेंगे, अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे, सर्च, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या, सर्च करने के लिए हम जानते हैं कि हम सर्चिंग करते हैं, उससे पहले अगर हमारा जो एलिमेंट है अगर वो सॉर्ट हो जाए तो हम उस पर बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। तो
तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे सॉर्ट को छोड़ देते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सॉर्टेड रहे, ठीक है। तो सॉर्टेड रहे, तो सॉर्ट कर देने से क्या फ़ायदा होगा कि जो चीज़ें हैं सॉर्ट हो जाएंगी, तो हम उसमें से आराम से बाइनरी सर्च लगा के चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं सर्च इन बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सी आउट और डायरेक्ट सी आउट लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे हम बाइनरी सर्च, ठीक है। अब बाइनरी सर्च किस पे लगा रहे होंगे हम, तो वो लगा रहे होंगे हम एक्स डॉट, हमारा नाम तो एक्स से ही है, एक्स डॉट बिगिन से लेकर कहाँ तक, एक्स डॉट एंड तक, ठीक है। और उसमें हमें सर्च क्या करना है, तो मान लो कि हमें सर्च करना है 45 को, ठीक है। तो हम सिंपली कॉमा डाल के लिख देंगे 45। अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो ये मुझे आंसर लेके दे देगा, ठीक है। यहाँ पे ये 1 दे रहा है क्योंकि इसमें 45 प्रेजेंट है। अब मैं क्या करूँ, 451 दे दिया, तब मुझे यहाँ पे आंसर में 0 दे रहा होगा कि वो प्रेजेंट नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि कोई पर्टिकुलर इंडेक्स को ढूंढ पाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं रन कर रहा था तो यहाँ पे 0 और 1 के फॉर्म में मिल रहा है कि मुझे चाहिए क्या, कि जो 45 है उसका वो इंडेक्स ला के दे दे, ठीक है। तो उसके लिए मैं सिंपल से लिख सकता हूँ सी आउट, और सी आउट क्या करना है, मुझे फाइंड करना है। तो लिख सकता हूँ फाइंड एक्स डॉट बिगिन से लेके कहाँ तक, तो एक्स डॉट एंड तक, और मुझे फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है 45 को, ठीक है। तो चलते हैं इसको रन कराते हैं, यहाँ से इसको क्लियर किया, इसको रन किया, तो रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दे दिया, एरर। यहाँ पे एरर क्यों दे दिया, दोबारा से लिख देते हैं सी आउट फाइंड कहाँ से, तो एक्स डॉट बिगिन से कहाँ तक, एक्स डॉट एंड तक, ठीक है। और फाइंड किसे करना है, तो कॉमा 45 को, ठीक है। अब हम इसको रन कराते हैं, तो ये में एरर लग रहा है देगा। तो देखो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा कमेंट करके देखो, थोड़ा इसको रन कराते हैं। अब मान लो कि मुझे 45 को जो है निकालना है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे उसको पहले इटरेटर्स निकालेगा। इटरेटर्स निकालेगा तो क्या करेगा ये, कि मान लो कि ये जो एलिमेंट है इसको ढूंढ के इसमें से अगर माइनस कर देगा, अगर उसका जगह से इसके जगह को माइनस करेगा, तो इसका जो निकलेगा वैल्यू वही तो इसका इंडेक्स होगा, है ना। मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 पे है, तो 7 माइनस 1 करेगा तभी उसका इंडेक्स 6 निकलेगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करना होगा, माइनस एक्स डॉट बिगिन कर दूं, तब हमारे यहाँ पे आंसर निकलेगा, ठीक है। अब हम इसको रन कराएंगे दोबारा से, तब हमारा जो आंसर होगा वो निकल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 मिल रहा है हमें। तो हम यहाँ पे डालते हैं एंडल को, जो हमारा वैल्यू है वो अलग अलग आए। दोबारा से इसको रन कराते हैं, 0 और 6 इंडेक्स पे जो था वो मिल चुका है हमारा। अभी तक हमने यहाँ पे फाइंड तक हमने देख लिया है, ठीक है। अब देखो क्या है कि हम यहाँ आते हैं, हम यहाँ पे काउंट कैसे करते हैं, मैक्स कैसे करते हैं, मीन कैसे करते हैं, अपर बाउंड कैसे निकालते हैं, लोअर बाउंड कैसे निकालते हैं, ये जो है ये आपका होमवर्क है, ठीक है। बस जाओ आप उसका कमांड डालो, आपके पास मैं आपको एक बढ़िया सी चीज़ बताता हूँ, वहाँ पे आप जाओगे सिंपल से डालोगे तो वो आपको चैट जीपीटी से बढ़िया है, आपको VS कोड के लिए है, तो वहाँ पे आपको निकाल के दे रहा होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ, उसको हटाता हूँ टर्मिनल को, ठीक है। आप यहाँ पे आना एक्सटेंशंस में, एक्सटेंशन में यहाँ पे सर्च करना ब्लैक बॉक्स, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा मिल के आएगा, इसको आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। जैसे ही इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा AI कोड चैट, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे रहोगे तो क्या करेगा ये, और यहाँ पे आप टिक कर दोगे चैट विथ कोड, ठीक है। जैसे ही आपको यहाँ पे कोई एरर मिलेगा, आप यहाँ पे सर्च करोगे वाई आई एम गेटिंग एरर इन लाइन नंबर। अब मान लो कि मैं क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का चीज़ों जो है उसको हटा दिया, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ तक की चीज़ों को हटा दिया मैंने, ठीक है। अब लिखा गेटिंग एरर इन लाइन 105, मारा एंटर, मेरा इंटरनेट ही चला गया। तो आपको क्या करेगा, यहाँ पे ये जो वैल्यू है वहाँ पे जो भी एरर है वो आपको बता देगा, उसको कैसे सही कर सकते हैं वो बता देगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको होमवर्क है। चलती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।